दोस्तों, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मुश्किलों को देखकर रुक जाते हैं और दूसरे वो जो उन्हीं मुश्किलों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। फर्क सिर्फ काबिलियत का नहीं होता, फर्क होता है हमारी सोच का। आज अल्फाज जंक्शन पर हम उस सोच की कहानी सुनेंगे जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। ये कहानी है माइंडसेट की और इसे समझने के बाद यकीन मानिए आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। वेलकम टू अल्फाज जंक्शन, जहां हर शब्द आपके अंदर छिपी ताकत को जगाने के लिए लिखा जाता है। आज हम एक ऐसी किताब में डूबने वाले हैं जिसने लाखों लोगों का नजरिया बदल दिया, जिसने बच्चों को औसत से टॉपर, खिलाड़ियों को स्ट्रगल से चैंपियन और आम लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। ये किताब कहती है तुम्हारी किस्मत तुम्हारी सोच से लिखी जाती है और अगर सोच बदल गई तो मंजिलें खुद बदल जाती हैं। आज का यह सफर आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 15 मिनटों में से एक हो सकता है, क्योंकि आज हम जानेंगे माइंडसेट क्या है और यह आपकी जिंदगी को कैसे अंदर से रिडिजाइन कर सकता है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध दीजिए, क्योंकि आज हम दिमाग के उस हिस्से में जाने वाले हैं जहां से आपकी पहचान, आपकी सफलता और आपकी पूरी कहानी शुरू होती है। द माइंडसेट के पहले ही अध्याय में कैरोल ड्वेक कहते हैं, लोग दुनिया को अलग अलग चश्मों से देखते हैं और यह चश्मा उनका माइंडसेट होता है। यहाँ पर वे माइंडसेट को दो तरीके से समझाते हैं। पहला, फिक्स्ड माइंडसेट, यानी कि मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ वाली सोच। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों की 3 बड़ी मान्यताएं होती हैं। वे मानते हैं कि एबिलिटी जन्म से तय होती है और ये लोग मानते हैं कि दिमाग बस एक लेवल का होता है, टैलेंट जन्म से तय होता है और कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ नहीं। इनकी दूसरी मान्यता है कि मैं बेकार हूँ। गलती को ये अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। फेल होने को ये मानते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ। इन्हें अपनी इमेज बचाने की चिंता रहती है। और तीसरी मान्यता है एफर्ट, यानी कि काबिलियत की कमी। ये सोचते हैं अगर मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ गई तो मैं स्मार्ट नहीं हूँ। इसलिए ये अक्सर चैलेंज से बचते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं, आलोचना से डरते हैं, दूसरों की असफलता से असहज हो जाते हैं। और ड्वेक बताती हैं कि ऐसे लोग सेफ जोन में जीते हैं ताकि उन्हें अपनी कमजोरी न दिखानी पड़े। और वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट के लोग ये मानते हैं कि मैं बदल सकता हूँ। वे मानते हैं कि एबिलिटी विकसित की जा सकती है। दिमाग एक मसल्स की तरह है, जितना इस्तेमाल करो उतना बढ़ता है। वे फेलियर को, असफलता को फीडबैक मानते हैं। वे फेलियर को आइडेंटिटी नहीं मानते, बल्कि वे मानते हैं कि गलती बताती है कि मुझे आगे क्या सीखना है। वे एफर्ट को सफलता का रास्ता मानते हैं। इनके लिए प्रयास कमी का संकेत नहीं बल्कि शक्ति का प्रमाण है। ये लोग चैलेंज ढूंढते हैं, समस्याओं को हल करने में आनंद लेते हैं, सुधार और सीखने पर फोकस रखते हैं, आलोचना को सुझाव की तरह लेते हैं और दूसरों की सफलता से प्रेरित होते हैं। कैरोल ड्वेक बताती हैं कि हमारा माइंडसेट हमारी रिलेशनशिप, हमारा करियर, हमारी पढ़ाई, हमारा बिजनेस, हमारी सफलता, हमारे फेलियर को संभालने का तरीका सब पर गहरा असर डालता है। इस अध्याय में वे एक महत्वपूर्ण रिसर्च बताती हैं, इंटेलिजेंस कंटेस्ट एक्सपेरिमेंट। 2 ग्रुप के छात्रों को कठिन पजल्स दिए गए। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे मुश्किल क्वेश्चन आते ही डर गए, हिम्मत तोड़ बैठे, बार बार आसान क्वेश्चन चुनने लगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे मुश्किल प्रॉब्लम्स को देखकर एक्साइटेड हुए और कहते रहे, ये टफ है पर मैं सीख जाऊंगा। उसी समय ड्वेक बताती हैं कि किस तरह सोच, प्रयास और परिणाम, ये तीनों एक चेन की तरह जुड़े हुए हैं। इस अध्याय का संदेश साफ है, माइंडसेट जन्म से फिक्स नहीं होता, यह हमें सब बदल सकता है। आप कौन बनते हैं यह आपकी क्षमता तय नहीं करती, यह आपका माइंडसेट तय करता है। दूसरे चैप्टर इनसाइड द माइंडसेट में ड्वेक कहती हैं कि हर इंसान में 2 तरह की आंतरिक कथाएं चलती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट स्टोरी कहती है कि तुम्हारी कीमत तुम्हारी परफॉर्मेंस से तय होती है। इस कहानी में गलती का मतलब है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, सफलता का मतलब है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ और फेल होने का मतलब खुद को बेकार साबित करना। इसलिए फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान अपने आप को प्रूव करने में जीवन भर लगा रहता है। और जबकि ग्रोथ माइंडसेट स्टोरी कहती है कि तुम्हारी कीमत तुम्हारी सीखने की क्षमता से तय होती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि गलती का मतलब जानकारी है, फेल होने का मतलब सीखने का संकेत है और सफलता का मतलब मेहनत और स्ट्रेटेजी है। इस सोच में इंसान को अपनी क्षमता बदलती हुई दिखाई देती है। इस अध्याय में ड्वेक एक शक्तिशाली बात समझाती हैं। वे कहती हैं कि जब आप मानते हैं कि एबिलिटी फिक्स्ड है, तब आप अपनी सेल्फ वर्थ को हर रिजल्ट से जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर आप मानते हैं कि एबिलिटी विकसित हो सकती है, आप सीखने की यात्रा में आनंद लेने लगते हैं। यही वो जगह है जहां दोनों माइंडसेट अलग राह पकड़ लेते हैं। कैरोल ड्वेक बताती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग बहुत बार अनजाने में 3 तरीकों से खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग हर समय दूसरों से अप्रूवल चाहते हैं। वे चाहते हैं कि लोग मुझे स्मार्ट कहें, वे चाहते हैं कि लोग सोचें मैं परफेक्ट हूँ। इसलिए वे चैलेंज से दूर रहते हैं, आसान काम चुनते हैं,
रिस्क नहीं लेते, हर गलती पर पैनिक हो जाते हैं क्योंकि एक गलती उनकी बनाई गई इमेज को तोड़ सकती है। जब कोई मुश्किल आती है, फिक्स्ड माइंडसेट वालों का दिमाग तुरंत हार मानता है। वे मानते हैं कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, ये मेरे बस का नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। ऐसे लोग ऊपर से शांत किंतु अंदर से टूटे हुए होते हैं। कुछ लोग चैलेंज में फेल होने की बजाय चैलेंज लेना छोड़ देते हैं क्योंकि वे अपनी स्मार्टनेस की इमेज को टूटने नहीं देना चाहते। कैरोल बताती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सक्सेस को पाने से ज्यादा स्मार्ट दिखने पर ध्यान देते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दुनिया को अलग तरह से देखते हैं। उनके दिमाग में 3 बातों का शासन होता है। वे चैलेंज को विकास का ईंधन मानते हैं। वे मुश्किल कार्य देखकर कहते हैं, ये टफ है मगर मैं इसे सीखने का प्रयास करूंगा। अगर मैंने इसे झेल लिया तो मैं बदल जाऊंगा। इसलिए वे चैलेंजेस ढूंढते भी रहते हैं। वे एफर्ट को स्मार्टनेस का एक प्रूफ मानते हैं। वे मानते हैं कि एफर्ट मुझे बेहतर बनाएगा, मेहनत और गलतियां मेरे दिमाग को मजबूत करेंगी। कैरोल न्यूरोसाइंस का उदाहरण देती हैं कि कैसे दिमाग के न्यूरल कनेक्शन प्रैक्टिस और स्ट्रगल से मजबूत होती हैं। तीसरा, फीडबैक। वे फीडबैक को इम्प्रूवमेंट का रास्ता मानते हैं। क्रिटिसिज्म से उन्हें शर्म नहीं आती। वे पूछते हैं, मैं इसमें कैसे बेहतर हो सकता हूँ, मुझे और क्या सीखना है, इस गलती ने मुझे क्या सिखाया। उनके लिए फीडबैक अटैक नहीं बल्कि मैप होता है। यह अध्याय हमें बताता है कि दोनों माइंडसेट सक्सेस को अलग अलग तरह से देखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट सक्सेस की अलग डेफिनेशन देता है। वे कहते हैं, अगर मैं जीत गया मतलब मैं अच्छा हूं, अगर हार गया तो मैं फेल हूं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट सक्सेस की डेफिनेशन में कहते हैं कि अगर मैं सीख रहा हूं और बेहतर हो रहा हूं, यही सफलता है। कैरोल के अनुसार ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इवेंचुअली बहुत उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करते हैं क्योंकि वे प्रक्रिया से प्यार करते हैं, केवल रिजल्ट से नहीं। फेलियर होने पर फिक्स्ड माइंडसेट के लोग शर्म, डर, ब्लेम, बहाने और समझौतों का सहारा लेते हैं, और जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग विश्लेषण, सुधार, स्ट्रेटेजी बदलना और नई कोशिश करते हैं। माइंडसेट सिर्फ सोच नहीं है, यह हमारी आइडेंटिटी बनाता है। यह अध्याय एक मिथ को तोड़ता है कि कोई इंसान 100% फिक्स्ड या 100% ग्रोथ नहीं होता। हम सबके अंदर दोनों होते हैं। कई क्षेत्रों में हम ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं और कई जगहों पर एकदम फिक्स्ड माइंडसेट में फंस जाते हैं। असली खेल यह है कि कौन सी आवाज आपका निर्णय लेती है। चैप्टर 2 का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपका माइंडसेट आपकी एबिलिटी को नहीं, आपकी एबिलिटीज के इस्तेमाल को तय करता है। चैप्टर 3 में कैरोल ड्वेक एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ती हैं। सफल लोग इसलिए सफल हैं क्योंकि वे जन्म से ही अलग होते हैं। इस अध्याय में वह बताती हैं कि असली फर्क जन्म से नहीं बल्कि हम क्षमता को कैसे समझते हैं इसमें छिपा है। और यह अध्याय 3 बड़े सच खोलता है। पहला यह कि हम क्षमता को गलत समझते आए हैं। समाज में एक गहरा भ्रम है कि कुछ लोग जन्मजात जीनियस होते हैं, कुछ लोग साधारण होते हैं और बस यही अंतर हमारी मंजिल तय करता है। ड्वेक कहती हैं, यह भ्रम गलत है और यह भ्रम हमारी आधी जिंदगी बर्बाद कर देता है। वे बताती हैं, कच्ची क्षमता यानी कि रॉ एबिलिटी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, उसका उपयोग करने का तरीका ज्यादा महत्वपूर्ण है। ड्वेक बताती हैं कि बहुत सारे बच्चों में छोटी उम्र में अच्छे बुरे परिणाम हमें यह महसूस कराते हैं कि ये बच्चा टैलेंटेड है, ये बच्चा सामान्य है और ये बच्चा कमजोर है, जबकि असलियत कुछ और ही होती है। जो बच्चे बचपन में आगे दिखते हैं वे जरूरी नहीं कि आगे भी ऐसे ही रहें, क्योंकि शुरुआत में अच्छा करना टैलेंट से ज्यादा इन्वायरमेंट, एक्सपोजर और प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। वे किताब में कई उदाहरण देती हैं कि कई बच्चे मैथमेटिक्स में शुरुआती उम्र में बहुत तेज दिखते हैं, पर टफ प्रॉब्लम आने पर उनका परफॉर्मेंस गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे पहले एवरेज थे, बाद में लगातार सीखते हुए आगे निकल जाते हैं। अर्ली परफॉर्मेंस फ्यूचर एकम्प्लिशमेंट को प्रेडिक्ट नहीं करता। उत्कृष्टता एक प्रोसेस है, न कि साबित की गई क्षमता। यह अध्याय एक ताकतवर बात सिखाता है कि ग्रेट एकम्प्लिशमेंट यानी कि लंबी प्रक्रिया, गहरी रणनीति, लगातार सुधार। ड्वेक बताती हैं कि दुनिया जिन लोगों को जीनियस मानती है, जैसे मोजार्ट, एडिशन, डार्विन, उनका असली कमाल अर्ली टैलेंट नहीं बल्कि लंबे समय तक की गई कोशिशों का ढेर है। वे स्पष्ट रूप से कहती हैं कि प्रतिभा समय के साथ आकार लेती है। कैरोल बताती हैं कि समाज उन लोगों को ज्यादा पसंद करता है जिन्हें देखकर लगता है कि वह बिना कोशिश के महान है। हम कहते भी हैं, ये तो नेचुरली गिफ्टेड है, इसने बिना मेहनत के कर लिया, लेकिन यह सोच गलत और खतरनाक है क्योंकि इससे लोग अभ्यास को कम आंकते हैं, क्षमता को स्थिर मान लेते हैं। मेहनत करने वालों को इंफीरियर महसूस कराया जाता है। वे किताब में कई स्टडीज को दिखाती हैं कि लोग किसी की एफर्ट देखकर प्रभावित नहीं होते, वे एफर्टलेस सक्सेस देखकर प्रभावित होते हैं। और यह सोच हमें एक्सीलेंस के असली रास्ते से भटका देती है। वे सबसे ज्यादा जोर इस बात पर देती हैं कि एबिलिटी सिर्फ शुरुआत है, स्ट्रेटेजी सफलता में असली एक्लेरेशन लाती है। ग्रोथ ओरिएंटेड लोग
मुश्किल होने पर नई रणनीतियां ढूंढते हैं, मेंटरशिप लेते हैं, अपनी लर्निंग मेथड्स बदलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्रिएटिव होते हैं। यहाँ ड्वेक एक शानदार बात कहती हैं कि जब आप स्टक होते हैं आपकी रणनीति बदलनी चाहिए, आप नहीं। कैरोल ड्वेक स्कूल सिस्टम की एक सबसे बड़ी समस्या को उजागर करती हैं। वे बताती हैं कि स्कूल अक्सर 2 गलतियां करते हैं। पहली गलती, स्मार्ट बच्चों को सुपरस्टार बनाना। ऐसा करने से बच्चे अपनी इमेज की रक्षा में लग जाते हैं और चुनौतियों से डरने लगते हैं। और दूसरी गलती, कमजोर बच्चों को कमजोर टैग दे देना। इससे बच्चे मान लेते हैं कि वे कभी नहीं बदल सकते। और ड्वेक बताती हैं कि दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ वही स्टूडेंट्स करते हैं जिन्हें परफॉर्मेंस पर नहीं, इंप्रूवमेंट पर आंका जाए। कैरोल अपने रिसर्च में दिखाती हैं कि सबसे बड़े अचीवर्स एक कॉमन पैटर्न को फॉलो करते हैं। वे अपने सेटबैक्स को एग्जामिन करते हैं, इग्नोर नहीं। वे प्रैक्टिस को रिचुअल बनाते हैं, हॉबी नहीं। वे अडेप्ट करते हैं नई टेक्निक्स को, एक ही तरीका नहीं पकड़े रहते। वे स्ट्रगल को कमजोरी नहीं, ट्रेनिंग समझते हैं। यह किताब बताती है कि सफलता टैलेंट की कहानी नहीं है, यह लगातार सुधार की कहानी है। बहुत से लोग मेहनत करते हैं पर गलत तरीके से। वे बिना योजना के, बिना फीडबैक के, बिना सीखने के, बिना रणनीति के मेहनत करते हैं। सक्सेसफुल लोग कुछ अलग प्रकार की मेहनत करते हैं। वे फोकस्ड, स्ट्रेटेजिक, मेजरेबल, एडेप्टेबल मेहनत करते हैं, इसलिए उनकी कोशिश परिणाम लाती है। अध्याय के अंत में कैरोल ड्वेक एक लाइन लिखती हैं, पीपल बिलीव एबिलिटी क्रिएट सक्सेस, रिसर्चर्स नो एबिलिटी ग्रोज बिकॉज ऑफ सक्सेस सीकिंग बिहेवियर। मतलब दुनिया मानती है कि टैलेंट से सफलता मिलती है, पर विज्ञान कहता है कि सफलता की कोशिश से टैलेंट बनता है। इस अध्याय का सार यही है। उपलब्धि का असली सच यह है कि क्षमता आपकी सीमाएं तय नहीं करती, आपकी सीखने की आदतें तय करती हैं। चैप्टर 4, स्पोर्ट्स द माइंडसेट ऑफ चैंपियन। यह अध्याय स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, महान खिलाड़ियों के व्यवहार, उनकी ट्रेनिंग असफलताओं और मानसिक दृढ़ता को समझाता है। कैरोल बताती हैं कि खेल सिर्फ शरीर का खेल नहीं, ये दिमाग का विज्ञान है। ड्वेक शुरुआत में बताती हैं कि दुनिया बहुत बार सुपरस्टार और चैंपियन को एक जैसा मान लेती है, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। सुपरस्टार टैलेंटेड दिखाने वाले खिलाड़ी होते हैं, जबकि चैंपियन कठिन समय में भी उठकर वापसी करते हैं, चाहे कुछ भी हो। इस अध्याय में कैरोल ये साबित करती हैं कि महान खिलाड़ी सिर्फ टैलेंट से नहीं, दृढ़ता, विनम्रता और सीखने की क्षमता से बनते हैं। ड्वेक कई शोध और खिलाड़ियों के इंटरव्यू से बताती हैं कि असली चैंपियन अपने कमजोर पक्षों को छिपाते नहीं, बल्कि सबसे पहले वही सुधारते हैं। वे उदाहरण देती हैं कि एक टेनिस खिलाड़ी को बैकहैंड कमजोर लग रहा है, वह मैच टालता नहीं, वह रोज बैकहैंड पर 1 से 2 घंटे ज्यादा काम करता है, जबकि कमजोरियों से बचने वाले खिलाड़ी कुछ साल में ही पीछे छूट जाते हैं। स्पोर्ट्स में एक खतरनाक धारणा होती है कि कुछ लोग नेचुरली बॉर्न एथलीट्स होते हैं, और इस सोच का असर यह होता है कि खिलाड़ी अपनी असल स्टेमिना और स्किल को इंप्रूव करने की बजाय नेचुरल प्रतिभा का भरोसा करने लगते हैं। शुरुआती सफलता मिलने वाले खिलाड़ी बाद में ठहर जाते हैं क्योंकि वे मेहनत से भागते हैं। बहुत सारे टैलेंटेड खिलाड़ी पीक तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि मेंटल टफनेस नहीं बनती। कैरोल बताती हैं कि स्पोर्ट्स में टैलेंट सिर्फ 10 से 20% तक मदद करता है, बाकी सब मानसिकता और प्रशिक्षण के हाथ में है। वे बताती हैं कि महान खिलाड़ी केवल जीत से प्यार नहीं करते, वे हर दिन, हर प्रैक्टिस, हर ड्रिल, हर स्ट्रगल से प्यार करते हैं। यहाँ कैरोल एक कमाल की बात लिखती हैं, चैंपियंस आर मेड व्हेन नो वन इज वॉचिंग। मतलब असली विकास उन घंटों में होता है जब वे अकेले थक कर गिरने के बाद भी खड़े हो जाते हैं। कैरोल कई एथलीट की कहानियों में बताती हैं कि सामान्य खिलाड़ी गलती होने पर शर्मिंदा होते हैं, चैंपियन गलती होते ही अगले मिनट एनालिसिस मोड में आ जाते हैं। मैं कहाँ चूका, क्या एंगल गलत था, क्या टाइमिंग मिस थी, अगली बार मैं इसे कैसे सुधारूं। यह अप्रोच उन्हें अनबीटेबल बनाती है। ड्वेक बताती हैं कि चैंपियंस में एक कॉमन चीज होती है, वे अपने प्रदर्शन में छोटी से छोटी सुधार की तलाश में व्यस्त रहते हैं। उनके कोचेज कठोर होते हैं, उनका सेल्फ ऑब्जर्वेशन सर्जिकल लेवल का होता है। वे हर मैच के बाद पूछते हैं, मैं कल वाले अपने वर्जन से कितना बेहतर हूं। किताब में वे माइकल जॉर्डन का जिक्र एक बेहद प्रेरक कहानी की तरह करती हैं। जॉर्डन शुरू में बहुत एवरेज थे, उसका हाई स्कूल टीम में चयन नहीं हुआ, वह रोया लेकिन रुका नहीं। कोच कहते थे, जॉर्डन सफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह गिफ्टेड था, वह सफल इसलिए हुआ क्योंकि उसने खुद को हर दिन इंप्रूव करना चुना। जॉर्डन प्रैक्टिस के बाद भी घंटों जिम में खड़ा रहता था, वह अपनी कमजोरियों को मौत तक प्रैक्टिस करता था। कैरोल लिखती हैं, Jordan was not the most talented player in the world, he became the hardest working competitor in the world. कैरोल लिखती हैं, चैंपियन प्रेशर में टूटते नहीं, ट्रांसफॉर्म होते हैं। नॉर्मल एथलीट प्रेशर में नर्वस, डिफेंसिव और एरर प्रोन हो जाते हैं, लेकिन चैंपियंस प्रेशर की चैलेंज को समझते हैं, बिग स्टेज पर ग्रो करते हैं, टफ मोमेंट्स में अपनी परफॉर्मेंस ऊपर ले जाते हैं। और यहाँ कैरोल बताती हैं, प्रेशर रिवील्स माइंडसेट।
स्पोर्ट्स में हारना सबसे कॉमन चीज है, लेकिन हार के प्रति एटीट्यूड सक्सेस तय करता है। चैंपियंस हार के बाद खुद को दोस्त नहीं देता, स्ट्रेटेजी बदलता है, अगली जीत की तैयारी तुरंत शुरू कर देता है और उससे ऊर्जा लेता है। डवेक खिलाड़ियों के अलावा कोचेज पर भी जोर देती हैं। किताब के अनुसार फिक्स्ड माइंडसेट कोचेज सिर्फ स्टार खिलाड़ियों को पसंद करते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट कोचेज पूरी टीम को बेहतर बनाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले कोच फीडबैक को नॉर्मल बनाते हैं, बिना ईगो के सुधार करवाते हैं, हर खिलाड़ी में पोटेंशियल देखते हैं, टीम स्पिरिट और प्रिवेंशन को बढ़ावा देते हैं। कई बार एक सही कोच खिलाड़ी को जीरो से हीरो बना देता है। कैरोल बताती हैं कि खिलाड़ी दो खतरनाक चीजों में फंसते हैं, फियर ऑफ फेलियर, हार का डर उन्हें रिस्क नहीं लेने देता, ईगो ऑफ बीइंग टैलेंटेड, वे प्रैक्टिस में ढिलाई कर देते हैं। चैंपियन दोनों चीजों से खुद को बचाते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यही है कि स्पोर्ट्स में ग्रेटनेस की शुरुआत टैलेंट से नहीं, सही माइंडसेट से होती है। कैरोल कहती हैं, अभ्यास चैंपियन बनाता है, गलतियों से सीखना चैंपियन बनाता है, मेहनत का आनंद चैंपियन बनाता है, दबाव में टिके रहने की आदत चैंपियन बनाती है और कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारना चैंपियन बनाता है। इस किताब के अंतिम 4 अध्याय और भी महत्वपूर्ण हैं, उनकी चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक अभ्यास कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे बढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में इस किताब के अंतिम 4 अध्यायों के साथ।